तो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल। आज मैं बिजनेस स्टडी के पेपर डिस्कशन का तीसरा लेक्चर तैयार कर रहा हूँ आप बच्चों के लिए। तो सारे बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना बच्चों। तो ज़रूर देखना इस वीडियोस को, आपके फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदे की वीडियोस हैं ये। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। क्या होते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट आर द ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। कहते हैं प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या होते हैं? ब्रॉड जनरल गाइडलाइंस होते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ द मैनेजर, जो मैनेजर को डिसीजन लेने में और बिहेवियर गाइड करने में मदद करते हैं उनकी, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या होते हैं बताओ? जनरल बिहेवियर की गाइडलाइंस होती हैं जो मैनेजर को बताती हैं कि क्या करना है, कैसे करने हैं, कैसे डिसीजन लेने हैं, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ प्रोवाइडिंग गाइड्स टू द थॉट ऑफ एक्शंस, जो मैनेजर को गाइड करते हैं, थॉट ऑफ एक्शंस गाइड करते हैं उनको बताते हैं क्या सही है, किस सिचुएशन में कैसा डिसीजन लेना चाहिए। तो ये जनरल गाइडलाइंस होती हैं फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ द मैनेजर्स। तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या होते हैं बताओ? जनरल गाइडलाइंस है फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ द मैनेजर्स। तो देखो, प्रिंसिपल मैनेजमेंट के बारे में बताया कि जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट है ना, उसकी नेचर कैसी है। प्रिंसिपल मैनेजमेंट की नेचर है यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, हर जगह एप्लीकेबल होते हैं ये। जनरल गाइडलाइंस होती हैं ये, जो मैनेजर्स को बताती हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। कहता है जो ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है ना, बिल्कुल प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से बने हुए हैं और ये फ्लेक्सिबल होते हैं, हर जगह सिचुएशन के हिसाब से बदल बदल के लगाए जाते हैं। मेनली बिहेवियरल होते हैं, लोगों के बिहेवियर को गाइड करते हैं, मैनेजमेंट के बिहेवियर को गाइड करते हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी बताते हैं कि इस कारण से ये इफेक्ट आता है, ठीक है ना। जैसे हम डिवीज़न ऑफ वर्क का प्रिंसिपल है, तो डिवीज़न ऑफ वर्क का प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर हम काम को बांट दें तो काम आसान हो जाएगा, हर बंदा अपने अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएगा, तो काम जल्दी हो जाएगा। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। कॉन्टीजेंट होते हैं मैनेजमेंट के इस प्रिंसिपल को, हम यानी कि जो होता है क्या फिक्स नहीं होते हैं ये, यानी कि जो परमानेंट भी नहीं होते हैं। दे आर अफेक्टेड बाय द सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस। तो कॉन्टीजेंट होते हैं ये। अच्छा, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है ना, बड़े इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बताओ? कहता है प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर्स। कहता है इससे ना मैनेजर्स को थोड़ी गाइडेंस मिल जाती है, मैनेजमेंट वालों को, कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा डिसीजन लेना है, किस सिचुएशन में। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। अगर हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल लगा के काम करते हैं तो रिसोर्सेज का ना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है, हमारा जो दूसरों से काम करवाने का तरीका है थोड़ा बढ़िया हो जाता है। अच्छा, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग में मदद मिलती है। अच्छा, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंटल रिक्वायरमेंट। कहते हैं इससे एनवायरनमेंटल रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाती है, हम आसानी से चेंज कर देते हैं। तो मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंटल रिक्वायरमेंट, एनवायरनमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है। फर्स्ट क्लास हम पता लगा लेते हैं कि बदलते हुए माहौल के अंदर कैसे बिहेवियर करना है, कौन से डिसीजन लेने हैं। इससे हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा लेते हैं। कई ऐसे प्रिंसिपल हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हैं, जैसे इक्विटी है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो। अच्छा, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च। तो इस तरह से प्रिंसिपल के मैनेजमेंट का ये फ़ायदा है कि इससे मैनेजमेंट को ना थोड़ी गाइडेंस मिल जाती है, थोड़ी ट्रेनिंग मिल जाती है, एजुकेशन मिल जाती है कि किस तरह से हमें क्या करना है, बिहेवियर करना है, किस सिचुएशन में कैसे डील करना है लोगों के साथ। तो कौन कौन से प्रिंसिपल है? देखो, सबसे पहला प्रिंसिपल आपको पता है डिवीजन ऑफ वर्क। तो हेनरी फ्योल ने ये प्रिंसिपल दिए थे। हेनरी फ्योल, जिसको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता था, हेनरी फ्योल्स। तो हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल है ना, 14 प्रिंसिपल है टोटल। तो पहला प्रिंसिपल क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है काम को बांट दो, जहाँ तक पॉसिबल हो सके डिवाइड कर दो स्मॉल पार्ट्स में, और हर इंडिविजुअल को एक छोटा सा पार्ट करने को दो। जिससे क्या होगा, एक छोटा सा पार्ट कर करके वो बंदा अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन आएगा, वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी।
लेकिन अगर हम इस प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं तो स्पेशलाइजेशन नहीं आ पाएगा, वर्क एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। अच्छा, दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल है। अथॉरिटी मतलब क्या होता है, डिसीजन मेकिंग पावर को अथॉरिटी बोलते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क, अकाउंटेबिलिटी कि आपको जवाब देना पड़ेगा, आप रिस्पॉन्सिबल हो इस काम के लिए, ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सी होती है ना, साइड बाय साइड चलनी चाहिए। जिस बंदे को आपने डिसीजन मेकिंग पावर दी है उसी को आप रिस्पॉन्सिबल भी बनाओ। ऐसा अगर हम करते हैं तो ही काम चल पाएगा, नहीं तो लोग क्या करेंगे, अथॉरिटी का मिस यूज़ करेंगे। तो जिस बंदे को अथॉरिटी दी है उसी बंदे को यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी है, और जितनी अथॉरिटी दी है उतनी रिस्पॉन्सिबल भी बनाना है उसको। तो सिंपल सा प्रिंसिपल है। इससे क्या होगा, टारगेट अचीव हो पाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एम्प्लॉयज़ का। लेकिन अगर हम उल्टा कर देते हैं, अथॉरिटी ज़्यादा देते हैं, किसी बंदे को रिस्पॉन्सिबल किसी और को बना देते हैं, तो अथॉरिटी का मिसयूज़ करने लग जाएंगे वो, और टारगेट अचीव नहीं हो पाएंगे। कर्मचारी जो उनसे होते हैं वो थोड़े से क्या हो जाएंगे, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। क्यों, उनको लगेगा यार बिना मतलब हमें रिस्पॉन्सिबल बना दिया है। अच्छा, डिसिप्लिन का एक प्रिंसिपल है। तो डिसिप्लिन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर कर्मचारी के लिए ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स होने चाहिए, रेगुलेशन होने चाहिए, और रूल्स एंड रेगुलेशन हर किसी को ओबे करने चाहिए, चाहे वो ऑफिसर लेवल का रैंक बंदा हो, चाहे छोटे लेवल का वर्कर हो। सबके लिए जो डिसिप्लिनरी रूल है ना वो सेम होने चाहिए। अब ये नहीं कि मैनेजर सिगरेट पी सकता है, एक वर्कर सिगरेट नहीं पी सकता, ये तो गलत हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा। तो हमें डिसिप्लिन के जो रूल्स हैं ना वो बहुत ज़रूरी मेंटेन करने चाहिए सबके लिए। तो बेटर रेपुटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, बेटर लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस बनेंगे। अगर हम इसको वायलेट करते हैं तो रेपुटेशन ऑर्गेनाइजेशन की ख़राब होगी, एफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी, डिसऑर्डर आ जाएगा, हाइट ऑफ डिसऑर्डर, और एटमॉस्फेयर डाउट और सस्पिशन का बन जाएगा, क्योस हो जाएगा। तो एक होता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड में तो हर बंदे को, हर वर्कर को एक ही उससे कमांड मिलनी चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड बोलते हैं उसको। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एट ए टाइम, कि हर इंडिविजुअल को, हर वर्कर को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए एक टाइम में। तो ऐसा करने से क्या होगा, अगर हम एक ही व्यक्ति जो होता है सबको ऑर्डर देगा तो वर्कर उसकी बात सुनेंगे, वो कंफ्यूज नहीं होंगे और वो मन लगा के काम करेंगे। इससे कर्मचारियों की एफिशिएंसी बढ़ेगी, कंफ्यूजन की सिचुएशन नहीं रहेगी, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान हो जाएगा कि किसने काम करवाया है। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति को अगर बड़े सारे बॉस ऑर्डर देंगे तो वर्कर कंफ्यूज हो जाएगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर देगा कि नहीं जी मैं तो उसका काम कर रहा था, मेरे को तो वो क्या कहते सर, मैं इसलिए उनका काम कर रहा था। वो क्या करेगा, बहानेबाजी करेगा, वर्क शिकिंग करेगा, डिसऑर्डर हो जाएगा, और यानी कि जो उनसे सुपीरियर की जो एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। तो ये वैसे में आती है। अब आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है भाई, वन हेड वन प्लान, मतलब सारी ऑर्गेनाइजेशन अगर एक ही दिशा में चलेगी तभी टारगेट अचीव होंगे। अगर हर व्यक्ति अपने हिसाब से काम करेगा तो दिक्कत आ जाएगी। देयर शुड बी वन हेड फॉर वन प्लान फॉर ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनका एक ही प्लान होना चाहिए और एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, वन हेड पे वन प्लान चलना चाहिए, है ना। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का फ़ायदा क्या होगा, इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं, स्पेशलाइजेशन आता है। लेकिन अगर हम इसको वायलेट कर दें तो ऑब्जेक्टिव अचीव करने में डिफ़िकल्टी आएगी, हर बंदा अपने अपने काम हिसाब से काम करेगा, वर्क का डुप्लीकेशन हो जाएगा और रिसोर्सेज वेस्ट होंगे हमारे। अच्छा, एक था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, कि अपने इंटरेस्ट को क्या कर दो, सबऑर्डिनेट कर दो, मतलब अपने इंटरेस्ट को, पर्सनल इंटरेस्ट को, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोटा कर दो, सबऑर्डिनेट कर दो, और जनरल इंटरेस्ट की बात करो। कहते ना सबके भले में हमारा भला होता है, तो वही वाली बात इसमें बताई हुई है कि अगर हम सबके भले की बात करते हैं तो क्या होगा, हमारा भला तो अपने आप ही हो जाएगा। अगर हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करती है तो हमारी तरक्की अपने आप होगी। अगर हम अपनी तरक्की के चक्कर में ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुँचाते हैं तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा, तो उसमें हमारा नुकसान अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखो ऑब्जर्व, ह्यूमैनिटी ऑब्जर्व करते हैं हम, और हर बंदे की प्रॉफिट के लिए कंपनी के प्रॉफिट का सोचते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पूरे करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको वायलेट करते हैं तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो जाएगा और कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएंगे, डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। इससे सारी कंपनी के कर्मचारियों को नुकसान होगा।
अच्छा, एक है रेमुनरेशन टू एम्प्लॉइज। रेमुनरेशन टू एम्प्लॉइज का मतलब क्या होता है कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि कर्मचारियों को सुटेबल पे मिलनी चाहिए, इतनी पे मिलनी चाहिए कि वो प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकें। अगर ऐसा किया तो कर्मचारी सेटिस्फाई रहेंगे, मन लगा के काम करेंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी, एब्सेंटिज्म नहीं होगा, लेबर टर्नओवर नहीं होगी। अगर हम इसको वायलेट करते हैं तो डिसऑनेस्टी, लोग बेईमान हो जाएंगे, रिश्वतखोरी को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है ना, ब्राइबरी को। अच्छा, लेबर टर्नओवर बढ़ जाएगी, लोग छोड़ के यहाँ लग जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आज मैंने 7 मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो हेनरी फ्योर ने दिए हैं, डिस्कस किए हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते क्या हैं, उनकी नेचर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, और 7 प्रिंसिपल भी डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट और जो प्रिंसिपल है मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। इस वीडियो को जरूर देखना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना जरूर, ठीक है ना बेटा। थैंक यू वेरी मच।